नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 25 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, इस क्लास की पीडीएफ जरूर लेनी है, क्योंकि उसके नीचे प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और आप ये देखोगे कि करंट अफेयर में ही नहीं, स्टैटिक्स जीके में भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास में से आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको अंत में बता दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो प्रति साल जारी होती है, पर ईयर जारी होती है। 2025 की जारी कर दी गई है, उसके अंदर भारत की स्थिति है, भारत चौथे नंबर पर है। एक्चुअल के अंदर ये फायर पावर जो इंडेक्स है वो दिखाती क्या है, सैन्य शक्ति कितनी है उसको दिखाती है। क्या है, सैन्य शक्ति को दिखाती है, सेना कितनी पावरफुल है किसी देश की, उसके हिसाब से ये इंडेक्स बनाई जाती है। इसको फायर पावर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। भारत इस बार चौथी स्थिति पर है, चौथे नंबर पर है। इसका मतलब भारत से ऊपर 3 देश हैं, बिल्कुल है। एक तो अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा भारत है। इसके नीचे सीधा आप 12वां याद करो। 12वां अपने पास एक छोटा सा लुच्चा सा देश है, पाकिस्तान। 12वें नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए पिछली बार 2024 के अंदर 9वें स्थान पर था, लेकिन इस बार सीधे 12वां स्थान पर गया 9वें से। भारत चौथे स्थान पर है। भारत की आपको स्कोर भी याद रखना है। भारत का स्कोर कितना था, तो 0.1184 भारत का स्कोर था। इनका स्कोर याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो फायर पावर इंडेक्स थी वो कहां पर मिलेगी आपको, तो आप अभी जाना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स .com सर्च करना और वहां पर ये आपको पूरी इंडेक्स मिल जाएगी। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो आपको मैं बता देता हूं। भारत किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। पिछली बार पाकिस्तान 9वें स्थान पर था। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है। भारत का स्कोर कितना है, 0.1184, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिपोर्ट है ये क्या दिखाती है, किसी भी देश की सेना कितनी पावरफुल है उसके हिसाब से दिखाई जाती है। ठीक है, टोटल कितने देश इसके अंदर शामिल होते हैं ये भी आपको पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। 145 देशों में ये रैंकिंग हुई है, 145 देशों में। भारत चौथे स्थान पर है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से डीआरडीओ और भारत की रक्षा प्रणालियां काम कर रही है वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब भारत पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं भाई दूसरी बार। क्या सर किसी भी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो करंट में कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं करंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है जो किसी विवाद को निजात करते हैं या किसी विवाद को पैदा करते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, चुनाव हुए थे, चुनाव में गोलियां चली थी, उनके कान पे गोली लगी थी। ठीक है, ये हजार तमाम चीजें हुई थी। उसी प्रकार ये जो दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, ये भी काफी खबरों में रहे हैं। सारी खबरें बताता हूं ये किस किस चीज को लेकर चर्चा में रहे थे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो आयरलैंड देश है उसके अंदर कभी भी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बोला जाता है, वहां पर ताओ सीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताओ सीच। ताओ सीच को भारत में प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोस्त को हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं यार बोलते हैं, कहीं भाई बोलते हैं, कहीं फ्रेंड बोलते हैं, कहीं दोस्त बोलते हैं। जैसे बाड़मेर में बेली बोलते हैं, उसी प्रकार ये प्रधानमंत्री है, लेकिन वहां पर इसको ताओ सीच शब्द से जाना जाता है प्रधानमंत्री को। कहां पर, आयरलैंड के अंदर। दूसरी बार बने हैं माइकल मार्टिन। खबरों में क्यों रहे हैं, एक तो संसद में इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। संसद में विरोध होने का रीजन क्या है, जो स्वतंत्र सांसद है, स्वतंत्र सांसदों का मतलब है जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके बोलने के अधिकारों को लेकर एक विवाद हो गया था, जिसके अंदर इन्होंने स्वतंत्र सांसदों को क्या कर दिया था, समर्थन दे दिया था। बोला कि नहीं, इनके ऐसे जो अधिकार है वो दबने नहीं चाहिए। उसकी वजह से जो पार्टी से जो सांसद थे उन्होंने काफी विरोध किया था, फिर भी बन गए, क्योंकि इन्होंने लास्ट में फाइन गेल के साथ गठबंधन कर दिया था और स्वतंत्र सांसद तो इनकी तरफ ऑटोमेटिक आ गए थे। उसके चलते दूसरे कार्यकाल के लिए ये प्रधानमंत्री या ताओ सीन चुन लिए गए हैं, माइकल मार्टिन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए इतना कुछ इनके मैटर को लेकर हुआ, इनको गठबंधन भी करना पड़ा है, हजार चीजें हुई है, इसीलिए क्या है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में किसने संजय प्रणाली लॉन्च की है। प्रणाली का नाम क्या है, संजय प्रणाली। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना ने निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है।
अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, संजय प्रणाली क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने इस प्रणाली को अपनाया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है या इसको लॉन्च किसने किया है? तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की टोई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसको संजय बोलते हैं शॉर्ट में, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, संजय जमीन और हवाई सेंसर से डेटा एकत्रित करता है और ये निर्णय लेने के लिए रियल टाइम निर्णय लेता है कि इस समय क्या होना चाहिए तुरंत, और जो स्थितिजन्य जागरूकता है उसको फैलाने का काम करता है। एक्चुअल में संजय करेगा क्या, जमीन और हवाई सेंसर है संजय के तहत, वो अलग अलग डेटा एकत्रित करेगा और वो रियल टाइम बताएगा कि इस प्रकार के डेटा आ रहे हैं तो अब हमें ये किया जाना चाहिए सेफ्टी को लेकर। ठीक है, तो रियल टाइम डेटा एनालिसिस का काम करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से इस प्रणाली को अक्टूबर 2025 के अंदर तैनात कर दिया जाएगा और अभी इसको बनाना शुरू हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, अक्टूबर के अंदर ये पूर्ण रूप से काम करना शुरू करेगी, अक्टूबर 2025 के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से इसको विकसित की जा रही है। कंपनी कौन सी? कभी कभार कंपनी भी पूछ ली जाती है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ इसको शुरू किया जाता है। BEL आप देखते होंगे जयपुर मेट्रो के अंदर, अगर आप घूमते हो, दिल्ली मेट्रो में घूमते हो, तो इसकी मार्किंग आपको वहां पर मिलती है, ये वही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, भारत डीप ओशन मिशन के तहत अपनी पहली मानव संचालित पनडुब्बी किस गहराई तक जाने की योजना बना रहा है? एक मिशन चल रहा है, भारत डीप ओशन मिशन, इस मिशन का नाम है। एक्चुअल के अंदर इस मिशन के तहत होगा क्या, इस मिशन के अंदर टारगेट ये रखा गया है कि अपन अलग अलग चरणों के अंदर इस मिशन को पूरा करेंगे। प्रत्येक चरण के अंदर समुद्र की अधिक से अधिक गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली बार में इतने गए, दूसरी बार में इतने गए, तीसरी बार में इतने गए, चौथी बार में इतने गए, यानी हर बार अपना प्रयास होगा कि अपन एक स्टेप आगे चलें। फिर जाके समुद्र में करना क्या भाई, समुद्र के अंदर रक्षा प्रणालियों को विकसित करना है, समुद्र की जो जैविक विविधता है उसके बारे में, जिसको अपन समुद्री जैव विविधता बोलते हैं, समुद्र के नीचे संसाधनों की खोज करना है। उससे सब क्या होगा, भारत की जो नीली अर्थव्यवस्था वो बढ़ेगी। समुद्र से जो अर्थव्यवस्था निकलती है उसको नीली अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए अपन ने मिशन चलाया है, भारत डीप ओशन मिशन। उसके तहत पहली मानव संचालित पनडुब्बी, ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर इसी से निकलेगा। पहली जो मानव संचालित पनडुब्बी होगी वो 500 मीटर तक अंदर जाएगी। मानव संचालित पनडुब्बी का मतलब क्या है, उस पनडुब्बी के अंदर मानव मौजूद होंगे, ठीक है, और वो उसको संचालित करेंगे और वो 500 मीटर तक गहराई में जाएगा। उसके बाद में अगले साल 2026 के अंदर 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार ये भी 6000 मीटर है ना, ये 2026 का लक्ष्य है भाई। ये क्या है, तो ये 2026 का लक्ष्य है। सॉरी भाई लोगों, अब आपको ध्यान रखना है, इस बार जो पहली मानव संचालित पनडुब्बी है वो तो 500 मीटर तक जाएगी, लेकिन अगले साल इसको 6000 मीटर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पानी के नीचे संसाधनों की खोज होगी, समुद्री जैव विविधता होगी, उसको ज्ञात करना होगा, और जो भारत की नीली अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर इस परियोजना को, जो भारत डीप ओशन मिशन है, इसको चला कौन रहा है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो इसको चला रहा है। बाकी ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो सारी नोट्स के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपको ध्यान रखना, ये नोट्स ले लेना, आपको इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए, आपको जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है जितनी डेप्थ में क्वेश्चन को करवाया जाना चाहिए उतनी डेप्थ में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि सर नहीं इससे मजा नहीं आ रहा, कुछ इसमें चेंज किया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मेरी एंड से मैं जितना बेस्ट हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो करंट अफेयर का कोई सिर पैर नहीं होता है, कितना भी पढ़ाए, मैं पूरे दिन भी आपको करंट अफेयर पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हाल में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सारी करंट अफेयर में आ रही है। लेकिन आपको मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया भाई? कल मनाया गया था, कल 24 जनवरी 2025 था, और 24 जनवरी 2025 को यूपी उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। आपको पता होना चाहिए अभी यूपी के अंदर प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 वर्षों बाद हुआ है। वैसे तो कुंभ 12 वर्षों बाद होता है, लेकिन 144 वर्षों बाद हुआ है। तो यूपी से रिलेटेड ऐसी अगर कोई चीज आती है तो उसको पढ़ लिया करो भाई, क्योंकि अब यूपी एग्जामिनर के नजरों में है, उसको लग सकता है कि यहाँ से कुछ करंट निकाला जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपी ने अभी अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया था 24 जनवरी 2025। क्या सर जब भारत आजाद हुआ था तब से यूपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार 2018 के अंदर स्थापना दिवस मनाया था यूपी ने। कब? 2018। लेकिन जो पहली बार स्थापना दिवस मनाया था वो पहला स्थापना दिवस नहीं था, वो 68वां स्थापना दिवस था।
और भारत को स्वतंत्र हुए 68 साल पूरे हो गए थे, उसके चलते अपन ने मनाया था। भारत की स्वतंत्रता के 68 वर्ष पूरे होने के प्रतीक के रूप में 2018 के अंदर यूपी ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था। अब 76वां मना रहा है 2025 के अंदर यूपी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश बना था। जो संयुक्त प्रांत था, कौन सा संयुक्त प्रांत? संयुक्त प्रांत वो है, वो 24 जनवरी 1950 को यूपी बना था, उत्तर प्रदेश बना था। तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत आधिकारिक तौर पर क्या बना था? उत्तर प्रदेश बना था। इसी के चलते अपन क्या करते हैं 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार 24 जनवरी 2025 को यूपी ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आईसीसी के चेयरमैन जे शाह किस संगठन के वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? अभी आपको पता होना चाहिए आईसीसी के चेयरमैन है कौन? जे शाह। इनके पिताजी का नाम अमित शाह मोटा भाई, ठीक है। तो जे शाह किस संगठन के वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो वह है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। जो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब है उसके कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इनको शामिल किया गया है। क्या इनको अकेलों को शामिल किया गया है? इसके अंदर टोटल 13 लोगों को शामिल किया गया है। और उसके अंदर 13 लोग इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो क्रिकेट के अंदर उन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया है, जिसके अंदर सौरव गांगुली हो गया, कुमार संगकारा हो गया, ग्रीम स्मिथ हो गया। ऐसे 13 लोग हैं। उन 13 में से एक और कौन है? जे शाह है। देखा, अगर आपके पापा गृह मंत्री है तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो इन 13 हस्तियों के साथ इनको भी शामिल किया गया है, जे शाह को। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड, अभी एक बोर्ड बनाया है, उसके अंदर शामिल किया। इसके अंदर होगा क्या? तो वैश्विक क्रिकेट मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट को लेकर जो भी नए मुद्दे चल रहे हैं उन पर चर्चा होगी। और जो दूसरा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट है वो भी होने वाला है जून 2025 के अंदर। अभी तो पहला आयोजित हो रहा है और फिर दूसरा भी होगा। और उसके अंदर शामिल किया है 13 लोगों को, जिसमें से एक कौन है? जे शाह है। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जे शाह कौन है? तो चेयरमैन है आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है वर्तमान में जे शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए ओडिशा सरकार ने कितने गांवों को वित्त पोषित करने की योजना बनाई है? देखो भाई, वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मैनेजमेंट और संरक्षण, वनों का प्रबंधन सही से, यानी वनों का मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और उनको संरक्षण करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कितने गांवों को वित्त पोषित करने की योजना बनाई है? तो 100 गांवों को वित्त पोषित करने की योजना बनाई है। सर इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट है? इस बार ये वित्त थोड़ा अलग तरीकों से दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके पहले चरण के अंदर 16 करोड़ रुपए का वित्त दिया जाएगा। कितना? 100 गांवों को 16 करोड़ रुपए का वित्त दिया जाएगा। लेकिन वन विभाग की जगह ग्राम सभाएं सीधे वन परियोजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे वन विभाग की एक योजना है, वन विभाग 16 करोड़ रुपए किसी को देता नहीं है, वन विभाग खुद से उन पैसों को खर्च करता है वनों के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। जो अलग अलग गांवों के अंदर ग्राम सभाएं बनी हुई है उनको ये पैसे दिए जाएंगे कि आप अब इनको वन परियोजना के अंदर खर्च करो। ठीक है, इसका मतलब सर ये चीज अच्छी है या बुरी है? ये चीज बुरी है। पहले पैसे खाने वाला एक था, अब वन विभाग कुछ पैसे खुद खा के फिर देगा ग्राम सभा को, फिर हम ग्राम सभा अपना पेट पालेगी, तो उसमें फिर वन कैसे लगेंगे? फिर जो भी है कुछ थोड़ा इसका मॉडल अलग लगा मेरे को, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। आपको पता होना चाहिए सामुदायिक वन संसाधन योजना चल रही है उड़ीसा के अंदर, जिसके अंदर 400 गांवों को टारगेट रखा गया है। कितना? 400 गांवों को वन संरक्षित करना है, उनके वनों को सही से मैनेजमेंट करना है। उसी में से 100 गांवों को ये मैनेजमेंट करने के लिए अलग से 16 करोड़ रुपए का वित्त दिया गया है। उड़ीसा सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब देखते हैं कितना ये धरातल पर आता है। तो भाई ये था 25 जनवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। इसके अलावा जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई, जैसे फायर पावर इंडेक्स हो गया, अभी जो ओडिशा वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए 16 करोड़ रुपए दिए गए, वो सारी चीज़ें प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सिस्टमेटिक तरीके से इस क्लास की पीडीएफ में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, तो आपको डेली के डेली पीडीएफ मिल जाएगी एक बार मैसेज करने पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपके लिए अलग से उसके चार्ज नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हाँ, कल गणतंत्रता दिवस है, कोशिश करेंगे क्लास लेने की। अगर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो, अगर ऐसा कोई फंक्शन हुआ स्कूल वगैरह में तो फिर देखेंगे वहाँ का।
मिलते हैं जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी करंट अफेयर की, यानी जब का मतलब ये नहीं है, रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, उसको लेकर आप नो टेंशन रहो। ओके बाय।